हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आईपी मैट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें अपन ये देखेंगे कि अगर मान लो एग्ज़ाम के अंदर मैं इस पेपर को अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे क्वेश्चनों को फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना चाहिए, कैसे क्वेश्चनों को सेकंड राउंड के लिए रखना चाहिए और कैसे क्वेश्चनों को स्किप करना चाहिए। और इसके अंदर अगर अपन कुछ देखें तो मान लो जो क्वेश्चन इजी डुएबल है उनको अपन ग्रीन से डिनोट कर देते हैं और जो एकदम स्किप करने वाले क्वेश्चन है उनको रेड से डिनोट कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं इस एग्ज़ाम की अगर कट ऑफ देखूँ तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे देखो जो शॉर्ट आंसर थे उनकी थी 24, एमसीक्यू के लिए 35 थी, वर्बल एबिलिटी के लिए 113 थी। तो आज तो अपन इसके अंदर एमसीक्यू वाला पार्ट कर रहे हैं कि देखते हैं कि भाई 100 जो 35 नंबर है क्या वो लाने इतने मुश्किल है या फिर मतलब इससे ज़्यादा भी लाए जा सकते हैं। तो फिर अब ज़्यादा अगर जैसे मान लो आप लोगों का एग्ज़ाम है 12 मई को, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी तैयारी अच्छे से हो रखी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको मतलब एक तरीके से आपका जो स्कोर है वो लगभग 4 या 5, 4 या 8 मतलब 2-3 क्वेश्चन से बढ़ सकता है। मतलब आपका स्कोर अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो 12 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी और आप इस जो वीडियो है इसको एक तरीके से स्कोर बूस्टर के तरीके से ले लेना। बाकी जो अगर बाद में भी अगर इसको कोई वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी मतलब हेल्पफुल रहेगी कि मान लो इसमें कई बीच बीच में अपन चीज़ें बता देंगे कि फॉर्मूले वगैरह। बाकी फॉर्मूले अब जैसे लॉग की या इन सब की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप लोगों के पास अभी टाइम जो आपका है वो सबसे ज़्यादा वही महत्वपूर्ण है या फिर वही सबसे ज़्यादा क्या हो सकते हैं उसको इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए अभी ये सबसे पहला मेरे पास अगर सवाल आया, इसके अंदर बोल रखा है। पहले तो मैं देख लेता हूँ भाई मैंने ये भाई एग्जाम के अंदर तो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक ही सवाल आएगा तो उस समय मैंने ही देखा। मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे इतना टफ नहीं लगा कि भाई पहले राउंड में अगर स्किप करने लायक तो है नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि दिखने पर ही इतना टफ भी नहीं लग रहा और वैल्यू वगैरह भी इतनी मतलब बड़ी कैलकुलेशन में भी इतना नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है सी बाई ए की वैल्यू 4/1 है, ए बाई बी की वैल्यू है 1/3 और बी बाई सी की वैल्यू है -3/4। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन है 0। इसका मतलब ए और सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैंने देखा ए और सी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ए की वैल्यू यहाँ से मैंने मान ली 1, बी की वैल्यू मान ली -3 और सी की वैल्यू मान ली 4। अब इन सबको इस वैल्यू में इसकी वैल्यू अपन को निकालनी, इसका मतलब -3 + 4/1 यानी 1/1 कितना आ गया 1। तो 1 ही क्या इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है और ये मतलब इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मैं इसको ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ कि हाँ ये पहले राउंड में हो सकता है और डुएबल क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो अगर अपन सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके अंदर मैंने देखा कि यार लॉग का क्वेश्चन है। तो लॉग के क्वेश्चन जनरली इजी आते हैं और इनको अपन फर्स्ट राउंड में कर भी सकते हैं, तो इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो इसके अंदर बेस वगैरह सबका सेम दे रखा है और इसके अंदर 5 ए की वैल्यू और ये जो ए की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि भाई क्या। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस log 7 ये 4/7 को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 7 2 और यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी लगा देते हैं m-n वाली की log 7 5/2 अपॉन में इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा देते 2 log 7 5। इसको मैं लिख सकता हूँ log 8/7 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। तो क्यूब आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, इसमें क्यूब आगे आ गया इसमें स्क्वायर, तो इन दोनों 2 इसमें भी सेम वैल्यू सेम हो गई। तो इसका मतलब log 7 2। इस log से ये कट गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। log 7 5/2 अपॉन में log 7 5। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी याद है कि log a b, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10b अपॉन में log 10a। तो बस वो सेम चीज़ यहाँ पर ये 5 सेम है तो मैं इसको लिख दिया log 5 5/2। अब ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पावर में रखना है। इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी ऐसे बनेगी कि 5 log 5/2। जब ये दोनों सेम होते हैं तो ये क्या हो जाता है आंसर। तो 5/2 क्या है इसका आंसर। तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ये भी एक इजी डुएबल क्वेश्चन है, स्किप करने लायक है नहीं। तो ठीक है अब आगे बढ़ते हुए आगे कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो फिर आगे मैंने ये इस वाले क्वेश्चन पर आए। तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम रियल रूट एंड मिनिमम रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अपन मॉड्यूल्स वगैरह में स्टडी मटेरियल जो भी होता है अपना या मॉक टेस्ट वगैरह में देखे हुए रहते हैं। तो इनको भी
कि भाई स्किप करने लायक क्वेश्चन है नहीं, तो इसके अंदर मान लो कि मैं या तो ये जीरो के इक्वल हो सकता है ये 16 के, या ये 16 के ये जीरो के इक्वल, तो मैं इसको जीरो के इक्वल ले लेता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो प्लस रूट फाइव एक माइनस रूट फाइव। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू एक तो प्लस रूट सेवन और एक माइनस रूट सेवन। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम रियल रूट और मिनिमम रियल रूट, तो मैक्सिमम रूट तो क्या हो गया इसका सात ही, और रियल भी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई इसकी रूट सात। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम एक तो ये माइनस फाइव रूट है, और एक ये कितना हो गया माइनस सेवन रूट, ये रूट में सेवन है, तो इसमें मिनिमम तो माइनस सेवन ये हो गया रूट वाला। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस तो टू रूट सेवन ही आएगा, तो टू रूट सेवन क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है, अगर मतलब जो सीरियस थोड़ा तैयारी को लेकर है तो उसके लिए ये सवाल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ठीक है भाई, फर्स्ट राउंड में मैंने ये सवाल भी कर दिया। अब जैसे मान लो आगे वाले सवाल में मैं आया, तो मैंने देखा यार इसके अंदर लॉग वगैरह इतना कुछ दे रखा है, तो इसको फर्स्ट राउंड में करूँ ना करूँ, तो मैंने इसको कर दिया स्किप कर दिया कि भाई एक बार के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। अब जब मैं आगे आया तो मेरे पास ये क्वेश्चन दिखा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इज डिफाइंड एज एन इंटीजर। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि यार एनसीआर की जो वैल्यू होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर के होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो सेवन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, इस वन को इधर ले गए तो ये हो गया सिक्सटीन और ये हो गया फोर एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो फोर से इक्वल और फोर से कम आएगी, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इंटीजर होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, या तो जीरो होगी या वन होगी या टू हो सकती है या थ्री हो सकती है या फोर हो सकती है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच ही क्या है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है, बस अगर वही है, अगर आपको बेसिक मतलब एग्जाम के अंदर बेसिक, अगर कई बार होता है कि बेसिक चीज़ अपने दिमाग में नहीं आ पाती, तो अगर मान लो यहाँ पर ये मेरे दिमाग में आ गई ये चीज़ कि भाई एन जो है वो ग्रेटर देन आर के इक्वल, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, या तो ऐसे कर सकते हो, ये एक इसका बेसिक मेथड भी है कि इन सबको फैक्टोरियल वगैरह लेके सॉल्व करा, कि सत्रह माइनस एक्स का फैक्टोरियल अपॉन में थ्री एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर इस सत्रह माइनस एक्स और माइनस थ्री एक्स माइनस वन के फैक्टोरियल को सॉल्व करा, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर करके मैंने देखा कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो अगर ऐसे करोगे तब भी सॉल्यूशन तो आएगा कि भाई पांच ही वैल्यू आएगी, लेकिन ये ऐसी चीज़ें करने के लिए मतलब ये जो मैं यहाँ पे ये सब करा इनके लिए क्या लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह लगती है, थोड़ा बेस वगैरह अपना सही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक डुएबल क्वेश्चन है अगर आप मतलब तैयारी वगैरह करें। एक इसके बाद में मैंने देखा हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जनरली आसान ही आते हैं और इतने मुश्किल भी नहीं आते। अब जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कि मैंने मान लिया पोल बना लिया और यहाँ पे कोई ए पॉइंट था, उससे जब मैंने इस पोल के टॉप को देखा तो वो आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री आफ्टर मूविंग 20 मीटर्स टूवर्ड द बेस। अब मान लो मैं यहाँ से जब 20 मीटर चला तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब ये पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी पोल की। अब इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं कि मान लीजिए या तो आप बेसिक मेथड से चले जाए कि इसको एक्स वगैरह मान लिया, इसको एच मान लिया, वैसे इसको सॉल्व कर लो। लेकिन अपन अब इन सब चीज़ों को तो अपन बेसिक से तो सभी करते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे कुछ सीखना है तो अपन टाइम कम से कम उसमें सॉल्व करते हैं। तो इसको वो देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये रिलेशन होता है कि भाई वन वन रूट टू का रेशियो होता है इन सब के साइड का। अब ये देखो यहाँ पे ये 90 बन रहा है, यहाँ पे 30, तो ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाली साइड हमेशा होती है रूट थ्री, और 30 के सामने वाली होती है हमेशा वन, और 90 के सामने वाली होती है हमेशा टू। अब ये इसने 20 की ये वैल्यू दे रखी, इसका मतलब अगर मैं इस रूट थ्री में से इस वन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना पार्ट आ गया। इसका मतलब रूट थ्री माइनस वन की वैल्यू दे रही है 20, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री माइनस वन। मेरे को हाइट निकालनी, हाइट की यूनिट कितनी है वन यूनिट की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब इसका रेशनलाइज कर दिया। जब इसका रेशनलाइज करोगे तो ये हो गया भाई 20 रूट थ्री प्लस वन अपॉन में इसका a माइनस बी ए प्लस बी कर दोगे तो टू, यहाँ पे 10, यानी 10 रूट थ्री प्लस वन, ये इसका आंसर हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को करने का मतलब ज़्यादा लंबे मेथड से करने का मतलब नहीं है। अगर आपने मतलब ज्योमेट्री वगैरह ये सब अच्छे से पढ़ी है
तब तो ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगता नहीं है। अगर बेसिक से भी अगर आप करना चाहो कि आपको मतलब दिमाग में इतना कुछ नहीं है या फिर ऐसे सॉल्व करना, तो बेसिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक से फिर थोड़ा टाइम लग जाए, तो उससे बढ़िया आप इस मेथड से कर लेना। फिर आगे बढ़े। फिर आगे जब आए तो अब ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एक्स प्लस वन मॉड्यूलस दे रखा है प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे मेरे को ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे मतलब एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसने बोल रखा है कि ये जो है एक्स प्लस वन और वाई प्लस टू का होल स्क्वायर ये जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू आ गया जीरो के, तो एक्स की वैल्यू आ गई -1। वाई प्लस टू जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू -2। एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। -a प्लस 6a इज इक्वल्स टू 1, तो 5a इक्वल्स टू आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। तो a की वैल्यू आ गई 1/5, इसका करेक्ट आंसर। तो मतलब ये क्वेश्चन तो इतना मतलब इजी भी है और डुएबल भी है। अगर मैं इस वाले को भी क्वेश्चन को भी देखूँ तो ये भी डुएबल है, मतलब फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, इसको भी फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यू वगैरह बतानी है ग्रेटेस्ट कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन में मतलब ट्राई कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट राउंड में हो सकता है नहीं हो सकता। तो मान लो 2 की पावर 300 है, इसको अगर मैं 2 की पावर 3 का ये मान लो 100 लिख दूँ तो कितना हो गया, 8 की पावर 100 हो गया। अब ये 3 की पावर 200 है, इसको मैं लिख दूँ 9 की पावर 100 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे 4 की पावर 100, तो ये तो सेम ही, मतलब इन सब का बेस क्या आ गया, सेम आ गया, और पावर भी बेस अलग अलग आ गया और पावर क्या आ गई इन सब की सेम आ गई। अब ये 2 की पावर 100 और 3 की पावर 100 जो है, वो मेरे को पता है हमेशा 5 की पावर 100 से तो हमेशा कम ही आएगी, क्योंकि 5 की पावर 100 और इन सब का सम इसके कम ही आएगा, इसका मतलब ये है। तो अब इन तीनों में से मैं देखूं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इन सब में वैल्यू भी बड़ी किसकी है, 9 की बड़ी है। तो 9 किसको डिनोट कर रहा है, 3 की पावर 200 को। तो ये भी मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना वो इजी से मान लो थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है, बाकी इतना टफ नहीं है, तो इसको भी अपन पहले राउंड में कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसे ये क्वेश्चन तो गलत है, इसके अंदर फ्रेम गलत कर रखा है। और मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं देख भी रहा हूँ तो मेरे को मान लो नहीं इतना दिमाग में आ रहा, तो मैं इसको आगे देखूंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन, इसके अंदर हो सकता है अपने से नहीं हो सकता, देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 500 पीपल it was found that 250 owned a four wheeler but not a two wheeler, 100 owned a two wheeler but not a four wheeler, and 100 owned neither a four wheeler nor a two wheeler। अच्छा, मतलब एक तरीके से वेन डायग्राम का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो ये वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, तो इनको अपने वेन डायग्राम से बना दिए। इसमें फोर व्हीलर रख दिए, इसमें टू व्हीलर। तो 500 लोग हैं टोटल, उसमें से 250 लोगों के पास तो सिर्फ फोर व्हीलर है, और जो 100 लोग हैं उनके पास सिर्फ टू व्हीलर है। 400 लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों नहीं, तो उनको अपन ने बाहर रख दिया। अब इनमें कितने हो गए, इन दोनों का सम आ गया 350। 350 किस में से देखने भाई, 500 इसमें से, 500 में से 100 कम हो गए तो यहाँ 400 बचे। इन 400 में से 350 ये। अब मेरे को ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बोथ है, तो बच गए कितने लोग, 50 लोग ही बच गए, 50 लोग मिल जाएंगे, कितने हो गए 400। तो ये तो एकदम ही मतलब आसान क्वेश्चन है। और जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को करना है तो सागरिका डिवाइड्स हर सेविंग्स ऑफ 10,000 रुपये टू इन्वेस्ट अक्रॉस टू स्कीम्स ए एंड बी। Scheme A offers an interest of 10 rupees 10% per annum compounded half yearly, while Scheme B offers a simple interest of rate कितनी है 12% per annum, ठीक है। If at the end of first year the value of our investment in Scheme B exceeds the value of our investment in Scheme A by 2310 rupees, total interest in rupees earned by Sagarika during the first year of investment is। तो मैं इसको कर सकता हूँ कि मान लो मैं ए रुपीज इसमें इन्वेस्ट करे, बी इन दोनों का सम कितना आ गया 10,000। तो अगर मैं इसको ए जो है इसको डिनोट कर देता हूँ कि भाई इसको मैं 10% के हाफ ईयरली के हिसाब से करना है, इसका मतलब 12 महीने का कितना है 10% रेट है, तो 6 महीने का कितना आ गया 5% हो गया। तो इस 5 को मैं 1/100 यानी 1/20 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अब आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मेथड पढ़ा है वो तो ध्यान नहीं, लेकिन जैसे मैं हम जैसे यहाँ पे मतलब सॉल्व वगैरह करते हैं तो हमारा ये मेथड है कि जैसे इस 20 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे एक एक की दो विंडो बनेगी, तो यहाँ पे दो
तो यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 1, यानी ये 40 हो गया और 1, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा, 400, ये 40 है, यानी 441। तो इस 400 की वैल्यू तो है ए के बराबर, 441 की हो जाएगी ए, 441 अपॉन में 400। अब इसने 12% पर एनएफ पे किसको कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये तो डायरेक्ट है कि 112 बी अपॉन में 100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है स्कीम बी का और इसका, तो 112 बी अपॉन में 100 माइनस 441 ए अपॉन में 400, ये इक्वल आ रहा है 2310 के। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको 112/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे ही नहीं, 112 ए अपॉन में 100 प्लस 112 बी अपॉन में 100 और इधर 11200। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो इधर माइनस माइनस इससे तो ये कैंसिल हो गया और इन दोनों के अंदर माइनस कॉमन आ गया, तो 441 ए अपॉन में 400 प्लस 112 ए अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, -8890। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम दे देते 400, तो 441 ए प्लस, तो अगर यहाँ पे 4 से मतलब 448 ए इक्वल्स टू 8890। तो यहाँ पे 889 ही आ गए ऊपर ए अपॉन में 400 इज इक्वल्स टू 8890। यहाँ पे एक पे गया तो ए की वैल्यू आ गई 4000। अब ए की वैल्यू अगर 4000 आ गई तो बी की वैल्यू हो गई 6000। अब इस 6000 को, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, अब मेरे को ये निकाला भाई फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा अभी 400 की वैल्यू ए के इक्वल है, इसका मतलब 400 की वैल्यू जो इक्वल होगी 4000 के, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 10 के बराबर। इंटरेस्ट जो इसमें आया था वो आया था मेरे पास एक 41 का, तो 41 की वैल्यू भी 410, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये इतना आ गया। और अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इसको 12% कर देंगे, यानी ये हो गया 720 रुपये, यानी 720 को इन दोनों को ऐड कर दिया 3 और 11, यानी 1130 के हो गया इसका आंसर। तो ये कुछ इसका सॉल्यूशन है। बाकी इसके अंदर अब जो, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा है कि मतलब फर्स्ट गो के अंदर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये और कोई इसके अंदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन देखते हुए इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of a given point in a circle is 4 centimeter and the longest distance is 9, radius of the circle is, तो मेरे को रेडियस बतानी है, तो मैं इसको सर्किल को मैंने बना लिया कि सर्किल की बात करें। अब गिवन पॉइंट है तो गिवन पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, मान लो सर्किल के बाहर भी हो सकता है और सर्किल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अपन को रेडियस बतानी है तो अपन डायमीटर के उसके ऊपर लेकर चलते हैं, डायमीटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि मान लो मैंने पहला पॉइंट मान लिया बाहर है, तो अगर मैं इसकी इस सर्किल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा तब तो 4 है, और इस पॉइंट से अगर इसकी डिस्टेंस देखूंगा तो वो कितनी है, 9। तो 9 में से 4 गए, बच गए कितने, 5। ये 5 ही क्या है मेरे पास डायमीटर, तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो पहले केस से आ गई 2.5। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, अब ये दो ऑप्शन बचे। अब अगर मान लो एग्जाम के अंदर मेरे को पता भी नहीं चले कि यार एक केस आ गया, दूसरा केस मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैं बी या सी में से किसी पर एक टिक कर सकता हूँ कि भाई 50-50 वाला रेशो बन गया ना भाई, जहाँ पे 50-50 पे आ जाओ वहाँ पे अपन थोड़ा सोच सकते हैं। वैसे भाई मैथ के अंदर इतना मतलब वो नहीं लगाना चाहिए, तुक्के वगैरह नहीं लगाने चाहिए, लेकिन वो ही है कि मतलब अगर आपका एग्जाम के अंदर अगर मान लो बी या सी में से कोई एक चूज करने पर अगर सही हो रहा है तो मैं क्यों ना फिर उस ऑप्शन के साथ जाऊँ। अब मान लो इसका दूसरा वो अपन मानते हैं कि भाई क्या हो सकता है, कि वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, कि मान लो यहाँ पे वो पॉइंट हो जाए। अब इस सर्किल से वो 4 मीटर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई और 9 क्या हो गई उसकी लॉन्गेस्ट, तो ये हो गई 13। अब ये जो डायमीटर आ गया कितना आ गया मेरे पास 13, तो अगर रेडियस देखूंगा तो वो आ जाएगी 6.5, यानी दो हो सकती है उसकी। ये दो केस बन सकते हैं, तो सी वाले ऑप्शन के साथ क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। तो ये भी क्या एक तरीके का मुश्किल नहीं है, मतलब आसान सवाल है इतना, मतलब अभी तक जो मेरे को टफ लगा वो अभी तक इस वाले क्वेश्चन के अंदर लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मतलब है थोड़ा मतलब बढ़िया है, इसको बाद में कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Let ABC is an equilateral triangle which is each side of length k. If a circle is drawn with diameter AB, then the area of the portion of a triangle lying inside the circle is.
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये बोल रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं अगर ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूँ तो ये हो गया AB और C इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हर साइड कितने की, के ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक सर्किल बना रहा हूँ जिसके अंदर डायमीटर मेरे पास क्या है, ये AB जो है उस सर्किल का डायमीटर, तो इस सर्किल को बना देते हैं। तो यहाँ पे सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास। अब ये पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्किल लाइंग इनसाइड द सर्किल, कि भाई सर्किल के अंदर तो इतना एरिया ही आ रहा है मेरे पास, अब इसका एरिया निकालना है। तो मान लो हर साइड ये डायमीटर, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी, k/2, k/2। और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, वो भी कितना आ गया, k/2 और k/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब मेरे को सिर्फ इतने की बतानी है। अब मैंने देखा यहाँ पे ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक तो ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे को यहाँ पे दिख गया, और एक ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक ये क्या हो गया मेरे पास, माइनर सेक्टर हो गया। इन तीनों के एरिया का सम कर लेता हूँ, जो आएगा फिर वो आंसर ही होगा, और क्या। अब जैसे मान लो मैं इसमें सॉल्व करता हूँ, तो पहले एक का एरिया निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर देता हूँ, 2√3/4 ए का स्क्वायर, ए साइड कितनी है तो k²/4, प्लस सेक्टर का कितना हो जाएगा, 60/360 डिग्री, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, k²/4 हो गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से कट गया, तो √3 k²/8 प्लस ये हो गया पाई k²/24। अब इन दोनों में मेरे पास कॉमन आ रहा है 24, तो 1/24, k² भी इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3√3 प्लस पाई, ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये इसी एक ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे कई मतलब मान लो ऐसे ही मानते कि भाई इन सब की वैल्यू लेट वगैरह कर ली, की वैल्यू कुछ मान ली, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इतना नहीं पता चल पाता है कि यार अगर मैंने के की वैल्यू ये सब मान ली तो उससे मतलब एग्ज़ाम के अंदर एकदम आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी तो फिर इतनी होती नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अपन जब सॉल्व ही कर रहे हैं तो फिर उसका आंसर भी तो सही होना चाहिए। बाकी ये इसका मेथड है, बाकी ये सवाल भी इतना कोई मुश्किल है नहीं दिखने में, कि अगर मान लो आपने ज्योमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री का ही कोई मुश्किल सवाल नहीं, मतलब बेसिक सवाल है इतना प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला वगैरह लगाना है ना, इतनी कोई प्रॉपर्टी लग रही, बेसिक सवाल है, तो इसको भी मतलब मैं कर सकता हूँ। फिर ये सवाल है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द गर्ल्स इन द क्लास आर लेस देन 50% बट मोर देन 40%। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, कितने से कम होने चाहिए, 50% से और 48% के बीच में होने चाहिए। और जो लड़कियां हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितने से कम है भाई, 50% से कम है और 48% से ज़्यादा है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दे रखे है। तो इन सब की वैल्यू मैं पुट करके देख लेता हूँ, कि मान लीजिए मैं 100 ही पुट करके देख लेता हूँ, तो 48, 100 का 48% निकालना है मेरे को, तो वो कितना होगा, 48 ही होगा। और 100 का 50% निकालना है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 50% ही होगा भाई, 50 हो जाएगा। तो इन दो के बीच में कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, 48, 49। एक सेकंड, कि मान लीजिए ये अपने पास सवाल है कि एन की वैल्यू जो है वो 48% ऑफ ए, और एन की वैल्यू जो है वो 50% ऑफ, मान लो जो कितने टोटल नंबर ऑफ, ये तो लड़कियां हो गई और ये एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गई। तो इसके अंदर अपन क्या क्या मान सकते हैं भाई, मान लो अगर अपन ने 100 करके देखा, या तो अपन इसमें 100 की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कि भाई यहाँ पे मैंने 100 पुट करा तो 48 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 49 हो गया, तो इसमें 49 और यहाँ पे 48 एन, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 50, मतलब 49 स्टूडेंट्स के आगे, इसके अंदर आ गए 49 स्टूडेंट्स। अब मैं 27 को लेकर चलता हूँ, कि 48% निकालना है किसका, 27 का, ठीक है, और यहाँ पे 50% निकालना है 27 का। तो अगर मैं इसका 48% अगर निकालूँ तो कितना हो सकता है, इसको अपन को एग्जाम के अंदर सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा भाई कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 और 27, 56, 28 कितना हो गया, 33, ये हो गया 16, या 8, 9, 6 और 3, 9 और 9, 12, मतलब 12.96। फिर अब यहाँ पे मेरे को इसका वो निकालना है 50%, तो इसके 27
फाइव फाइव सेवन 35 और 13, यानी 13.5, यानी इसके बीच में जो आएगा इनकी वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 13 आएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हो गए वो क्या हो गए, इंटीजर ही हो गए। यानी इस वाले केस में तो आ रहा है मेरे पास 49, इस वाले केस में आ रहा है 13। अब इस सेकंड वाले को भी सॉल्व करके देख लो कि भाई कई सेकंड वाले, जब आप मतलब भाई अपन को तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई मेरे पास दे रखा है कि भाई सीधा ही 27 आंसर है, लेकिन जब आप इसके अंदर वैल्यू वगैरह पुट करोगे, कि मान लो मैंने 200 पुट करा, कि अभी ऐसे मान के चलता मेरे को पता ही नहीं कितना होगा आंसर इसका, तो अगर 200 पुट करके देखा तो 48 का 2 कितना होगा, 16, 2 4 8 96, 96, और यहाँ पे n की वैल्यू ली। अब इस 200 का 50, वो 50% निकालना है, तो कितना हो गया 100, तो 97, 98 और 99, इसमें इतनी वैल्यूज आ गई। अगर इसका 25 निकालो, अब जब मैंने 27 देगा तो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे और भी मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे मैं किसको लेकर चलता हूँ फिर, 13 के इसके अंदर क्या होगा, मिनिमम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबसे पॉसिबल स्मॉलेस्ट, वो 27 का ही होगा। तो ये मतलब आसान सवाल है, बस थोड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो अब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, अब आजकल पेपर ही अब आप देख सकते हैं अब इसके अंदर तो। अब जैसे ये सवाल है कि a boat goes 96 किलोमीटर upstream in 8 hours and covers the same distance moving downstream in 6 hours। अच्छा, तो अप स्ट्रीम पहले तो मान लो स्ट्रीम वो सब आपको पता है, एक्स को मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई मान लेते हैं भाई, ये बोट की हो गई, ये स्ट्रीम की हो गई, तो डिस्टेंस कितनी है 96, तो ये अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो इसको एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 96 अपॉन में 8, तो कितना हो गया 8 1 8, 8 2 60। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 96 जा रहा है कितने में, 6 में, तो 16, ये अपने पास आ गई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, ठीक है। On the next day, boat starts from point A, goes downstream for 1 hour, and then upstream for 1 hour. Repeats this for 4 times. That is 5 upstream और 5 downstream जा रहा है, ठीक है। The boat would be, कि मान लो 5 अपस्ट्रीम जा रहा है, 5 डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो x माइनस वाई, तो मान लो ये 12 अगर गया तो कितना हो गया, ये x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं कि अगर अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो 12 को 5 राउंड करा तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो डाउन स्ट्रीम में 60 × 5, यानी हो गया 80। अब ये पूछ रहा है कि बोट कहाँ पर होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 20, 20 होगी, 20 किलोमीटर होगी डाउन स्ट्रीम ऑफ ए। और अगर आपको मान लो ये भी नहीं पता चला कि भाई ये डाउन स्ट्रीम ऑफ ए होगा कहाँ पर होगा, मेरे को ये पता चल गया भाई 20 आंसर आ रहा है, भाई बोट कहाँ पर होगी, 20 किलोमीटर, भाई डाउन स्ट्रीम से 20 मीटर ही होगी, किलोमीटर होगी, तो आप इस 20 वाले के ऊपर टिक कर देते। मतलब ये भी सवाल क्या है, मतलब बोट स्ट्रीम का बेसिक सवाल है इसमें शायद। अब जैसे ये सवाल है, तो ये सर्किल टेंजेंट वगैरह, तो जिन्होंने मतलब नॉन मैथ जिनके पास होगी तो उनको सॉल्व करने में क्या है, ये थोड़ा मुश्किल है भाई, कि इसके अंदर क्या भाई जल्दी से नहीं आ पाता है दिमाग में कि भाई दो एंगल निकाले टेंजेंट के बीच में, तो इस वाले को क्या कर देते हैं, वन स्किप कर देते हैं। अब जैसे क्या है, ये वाला सवाल है, इसको भी देख लेते हैं भाई, हो सकता है नहीं हो सकता। अब इसमें बोला है ना, नंबर्स 2 to the power 224, 5 to the power 20, 24 are expanded and their digits are written on consecutively on one page, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये सवाल है, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो नंबर निकालते हैं, कि अगर मान लो लॉग ए की पावर कितना दे दिया, मान लो 5 दे दिया और नंबर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 5 को इधर ले आए, लॉग ए से मल्टीप्लाई करा और जो भी है उसके अंदर +1 कर दिया, तो इसके अंदर बस ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फिर पता चल जाएगा। मतलब ये तो बेसिक सा सवाल है, और लॉग के अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान लो कि 2024 है, इनटू में log 2, तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ निकालूँ तो इसमें क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू से प्लस कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यूज़ अपन को। अब इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर, कई बार होता है कि अपने पास log 2 की, या फिर ये जो log 2 की मान लो अपन को वैल्यू याद है या नहीं याद रहती कई बार, या log 5 की वैल्यू याद नहीं आती, तो मतलब उनकी वजह से सवाल क्या हो सकता है, थोड़ा दिक्कत कर सकता है। बाकी इस सवाल के अंदर तो इतना तो कोई दिक्कत करने वाली चीज़ है नहीं। तो इसके अंदर log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इंटू 301, प्लस में क्या कर दें 1। अब वहाँ पे अपने पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो कैलकुलेटर होगा नहीं तो अपने को इसको डायरेक्ट वैसे सॉल्व करना पड़ेगा।
तो एक तो एन की वैल्यू होगी और एक एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2024, ये लॉग 5 + 1, तो 2024 ये कितना हो गया 0.698 हो गया, +1 कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका देख देते हैं अपन, ये हो गया भाई ना 2024, इस पॉइंट को नीचे रख लेते हैं 0, तो यहाँ पे 301 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4202, 000 और कितना 0, ये हो गया 12, ये 6 7, ये 0 और ये 6, 4 2 2, ये हो गया 9 0, यानी 69 पॉइंट और कितनी 100 से पहले 0, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 609.224, और इसमें क्या कर देना +1 कर दोगे तो हो गया 610.22, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वही सॉल्व मतलब कैलकुलेशन है, और तो इसमें सवाल में इतना कुछ है नहीं। तो अगर ऐसे सवाल को अगर मान लो आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम देखिए, अगर 4 नंबर मिल भी रहा है तो वह दिक्कत की बात है नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 32, 2 8 16, ये हो गया 19, ये 0 1, ये 16 हो गया, ठीक है। 9 4 36 और ये हो गया कितना 18, 18 19 20 21, ठीक है 0 हो गया, और 2 यहाँ पे आ गया, 18 यहाँ पे हो गया, ठीक। 6 4 जा मान लो 24, 12 13 14, 14 तो एक आ गया है 12, इसका 2 9 और 6 15, 6 7 8, 6 4 10 12, 8 9 10 11, तो 3 4, तो ये आ गया कितना अपने पास 1 1 4 1 2.85। अब अगर इसके अंदर 1 भी ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1413.85। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 1413.85 और 610.22, ये हो गया 7, ये हो गया 10, 4 2 6 4 10, 2024। अब इसके अंदर जो भी आंसर है इसमें भी क्या कर दोगे +1 कर दोगे, तो जो +1 करोगे वही क्या हो गया आंसर। तो मतलब सवाल आसान है, बस दिक्कत ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को तो कितना तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू वगैरह भी मान लो अगर आप लेट भी करोगे कि भाई मैं ये 0.301 की जगह 0.33 मान लेता हूँ, ये 0.698 की जगह 6 मान लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मतलब सवाल में, क्योंकि इसके अंदर जो log 4 और 5 की वैल्यू वो क्या हो 601 और 69198 के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो इससे बढ़िया वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब ये सवाल है इजी, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ठीक है भाई, आगे वाला सवाल कर लेते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से delete कर दो। अब जैसे ये सवाल है, तो प्रॉपर्टी, अब जैसे लॉग का सवाल है तो लॉग का सवाल ज़्यादातर आसान ही आता है, तो लॉग के अंदर इतनी बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि भाई log 4x है, ये a के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया तो 1/2, ये हो गया log 2x की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है log x 10 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x 5 × 2, और इसको लिख सकता हूँ log x 5 + log x 2। अब यहाँ पे मेरे को x2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि log x2 = 4, a इधर a लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से, तो log x2 अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2a आ गया। अब जब मैंने इसको देखा और इसको देखा तो मेरे को दोनों सेम लग रहे हैं, तो अब जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो बस इसको ही मान के इस वाले को भी सॉल्व कर लेता हूँ, 1/2b, इन दोनों की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दिया 1/2b + 1/2a, दोनों में 2 एलसीएम आ गया, बाकी कॉमन आ गया, और ए बी एलसीएम ले लिया a + b, तब ये ऑप्शन किसके अंदर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो ये आसान है सवाल, बस थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह याद होनी चाहिए। तो लॉ के सवाल ज़्यादातर आसान ही होते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये सवाल मैंने देखा है किसका है, ये ज्योमेट्री का सवाल है, ट्रायंगल वगैरह का है, तो देख लेते हैं, कोशिश करते हैं होता है क्या होता है। टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो स्किप कर देंगे, सेकेंड राउंड में कर लेंगे, और टाइम नहीं लगेगा तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मान लो इसमें बोल रहा है 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसके अंदर ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल दे रखा है। डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, भाई डी पॉइंट डी सी पे दे रखा है, और बी ए डी मतलब इसको ज्वाइन कर रखा है इससे, तो यहाँ पे बना दिया मैंने 30 डिग्री, ये दे रखा है। इफ़ ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट जो ए डी और ए
ई है वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, इक्वल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सी डी ई, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, इसको भी मान लिया मैंने थीटा, और इसको मान लिया, अगर मैं क्या मानूँ, इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो बच गया कितना, अगर यहाँ पे ये एक्स है तो ये अंदर वाला हो गया पाई माइनस एक्स, भाई पाई का मतलब 180 होता है, तो पाई माइनस एक्स हो गया। और ये वाली साइड कितनी होगी, एक्स माइनस थीटा होगी। अगर ये एक्स माइनस थीटा है, ये एक्स है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, भाई ये कितनी होगी। तो अगर मान लो मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेकर चलूँ कि ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस एल्फा, और ये जब 180 के उधर चला जाएगा तो ये हो गया 150। मतलब जो एल्फा की वैल्यू है वो 150 माइनस 2 थीटा, मतलब ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई, 150 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये 150 माइनस 2 थीटा आ गई। अब इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो अगर अब इसको सॉल्व करना है तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी ई। ए डी जब ट्राइंगल लोगे तो उसको क्या करोगे तुम, 2x प्लस 150 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 80 के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। टू कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो x माइनस थीटा, और इस 150 को उधर भेजा तो ये हो गया 30 डिग्री। तो x माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री क्या आ गई इसका आंसर, मतलब ठीक है, ये भी मतलब ज्योमेट्री का सवाल है, तो मतलब फर्स्ट गो में हो गया, तो मैंने मान लिया कि ठीक है भाई ये फर्स्ट गो में हो सकता है तो इजी है भाई, जो फर्स्ट गो में हो रहे हैं वो तो इजी है। अब ये वाला सवाल है जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब ये देख के मेरे को लगा कि यार ये नहीं हो सकता मेरे से, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई इसकी कि भाई नहीं होगा। अब इस वाले सवाल में आए, अब इसके अंदर भी वैल्यू वगैरह इतनी कुछ दे रखी है बड़ी, तो मतलब नहीं, फर्स्ट राउंड की लायक नहीं है सवाल, फर्स्ट राउंड बाद में करेंगे, अब इसको सब देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसमें बोल रहा है इफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स रैंडमली सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, the probability that there will be at least one boy sitting between 2 points। मान लो क्या हो सकता है कि मान लो 5 बॉयज बना देते, 1 2 3 4 5, ये बॉयज बॉयज बॉयज। अब इनके बीच में 3 गर्ल्स को बैठाना है, तो इनके बीच में जगह कितनी, 1 2 3 4 5। भाई अगर मेरे को पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो भाई टोटल आउटकम कितने होंगे इन सब के, भाई अगर टोटल आउटकम निकालना है तो टोटल आउटकम कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में तो 8 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल से क्या हो गया, अरेंज हो गए। अब इस वाली अगर जो कंडीशन दे दी, इसके अंदर ये देखो कि ये जो 5 लोग हैं बॉयज़ है, ये कैसे अरेंज होंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। फिर इन 5 जगहों पर मेरे को इन 3 लड़कियों को अरेंज करना है, यही फेवरेबल चीज़ है, भाई फेवरेबल तो अपन को ये निकालना है कि भाई एटलीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन, यही वाली कंडीशन बन सकती है, अपॉन में 7 फैक्टोरियल। ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 4 फैक्टोरियल को तो ऐसे रखते हैं, इस 5p3 को यहाँ पे ले आए और इसको 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 × 6 × 5। अब इस 5 को मैं लिख सकता हूँ भाई 5 × 4 × 3 × 2। तो 5 से 5 कट गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, और 2 से 2, तो यानी 2/7 क्या आ गया इसका आंसर। मतलब ठीक है, ये हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का इतना आसान सा ही सवाल है। और मान लो ये अगर सवाल है ऐसा, तो इन सवालों के अंदर आपको क्या करना है कि मतलब भाई इतना कुछ डेटा वगैरह दे रखा है तो पहली बारी में स्किप कर देते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है कि भाई नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, तो मतलब ये है कि इसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कि मान लो एक्स की वैल्यू को एक बार जीरो के बड़ी मान ली, एक बार एक्स की वैल्यू को जीरो से लेस देन मान ली, तब इसको सॉल्व करें। लेकिन जो इसका ट्रिक है वो, इसकी ट्रिक ऐसी ऐसी होती है कि देखो यहाँ पे अगर मान लो एक टेबल बना लेते हैं, मतलब आपके पास अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, मान लो फिर से रिपीट कर जाए या फिर ऐसा कुछ, ऐसा ही सेम सवाल या कुछ सेम कंसेप्ट पे रिपीट कर जाए, तो क्या हो सकता है, ax² प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर क्या हो, जीरो से बड़ी हो, तो इसके अंदर देखो अगर मेरे को नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, तो क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों के साइन क्या हो, प्लस के हो, तब तो क्या होगी नंबर ऑफ रियल रूट्स जीरो होंगे, या फिर प्लस माइनस प्लस हो,
या एक और केस हो सकता है प्लस प्लस माइनस हो, या हो सकता है प्लस माइनस और माइनस। तो इसका याद रखना, 4 2 और 2। अब जब मैंने इस सवाल को देखा तो यहाँ पे प्लस था इसके साथ इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे माइनस इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस की जब कंडीशन देखी तो ये वाली कंडीशन हो गई। ये करा और सॉल्व कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ट्रिक वगैरह अब जैसे यहाँ पे हमने बच्चों को बता रखी थी तो उन्होंने आराम से इसको सॉल्व कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी अगर आप भी अगर इस सॉल्यूशन को देख रहे हो तो आप भी याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक याद कर लो। अब ये सम दे रखा है, सम ऑफ गिवन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 एंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 35। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है तो ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। आगे एक दो, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है इसकी, 1 2 3 4 और 5, मतलब सॉरी, मतलब 5 सवाल दे रखे हैं एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। तो अगर अपन इसके अंदर अभी तक देखते हैं कि मान लो मैं देखूंगी भाई जो ग्रीन, जो सर्किल वाले थे जिन्होंने मैंने ग्रीन डॉट लगाया था वो कितने सवाल हुए हैं अभी तक, क्या मतलब जो डुएबल क्वेश्चन थे वो कितने थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16, एक हो गया 17। मतलब 17 सवाल ऐसे जो अपन कर सकते हैं आराम से, मतलब डुएबल है। तो 4 से कर भी दो, 28 60, मतलब अब आप देख सकते हैं कि मतलब 35 नंबर, अब जिसकी मतलब सेक्शनल कट ऑफ है तो उसके अंदर बच्चों के 35 आ रहे हैं। अब आप आराम से अगर 68 नंबर लेकर आ रहे हो जिसके अंदर अपन तो अभी शॉर्ट आंसर वाले तो अभी अपन ने क्वेश्चन करे ही नहीं, तो शॉर्ट आंसर की जब अगर 13 नंबर जा रही तो मतलब आपके दोनों के मिला के उनसे ज़्यादा एक एमसीक्यू वाले पार्ट में आ गया, तो मतलब एक तरीके से आप पॉजिटिव मामले में हो। अब अगर मान लो मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, अब अगर इसके बाद वाले में क्वेश्चन, अब जो अभी तो क्वेश्चन फिर भी बचे हुए जिनको मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, क्या मान लो वो ईजी हो या कैलकुलेशन वाले हो, तो उनको भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप कर सकते हो सवाल। अब जैसे ये जो डेटा दे रखा है, अब कभी भी अगर ऐसा सवाल आए जिसके अंदर ये दे रखा हो कि जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन पे 5 सवाल, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई इसको सॉल्व ही कर लूँ, क्योंकि अगर एक सवाल कॉम्प्रिहेंशन को अगर सॉल्व करने में अगर मेरे पास 5 सवाल सही हो रहे हैं यानी 20 नंबर आ रहे हैं, तो फिर वो एक तरीके से पॉजिटिव मामला ही होता है, तो उसको सॉल्व करना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या। इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, S1 S2 S3 और S4 S5, ठीक है, विथ विथ 20 वोटर्स ईच, ऑल ऑफ whom voted, 3 parties ABC contested the election, ठीक है, the party that gets maximum number of votes in a constituency win the seat, ठीक है, in every constituency there was a clear winner, the following additional information is available। कि मतलब ये एडिशनल, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊँ और 3 जो इसमें वोटर्स हैं उनको दिखाऊँ तो मैं बना सकता हूँ कि भाई S1 S2 S3 S4 और S5, और इनके अंदर 3 कैंडिडेट्स है A B और C। अब यहाँ पे मैं भाई जो इसमें दे रखा है कि भाई मिनिमम 20 वोट्स मिलने चाहिए, 20 यहाँ पे, भाई जो 20 के इक्वल है भाई सबको 20 20 वोट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 20 20 लिख दिया कि भाई इतने वोटर्स हैं। अभी बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ABC अक्रॉस ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी आर 49 35 और 16। भाई 49 35 और 16, मतलब इसको अपन अलग अलग करके लिख देते ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका जो टोटल है वो होना चाहिए 49, यहाँ पे होना चाहिए 35, यहाँ पे होना चाहिए 16। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो इसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं। तो अगर आगे पढ़ लेते हैं भाई, आगे क्या बोला है भाई, S2 and S3 won by C while A won only S1, मतलब जो S2 और S3 ये C ने जीते हैं, A ने सिर्फ A को जीता है, इसका मतलब जो S4 S5 वो किसने जीता होगा, B ने जीता होगा। और आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी एस इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दे रखा है। तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है भाई, अरेंज कर देते हैं इसको, अरेंज ही तो करना है। तो पहले इसको ये देख लेते हैं भाई कैसे कैसे। भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि ए ने जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीता है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इसको मैक्सिमम वोट दिलवा देते हैं कि भाई इसको 19 वोट दिलवा दी, इसको 0 दिलवा दी कि भाई ठीक है इसको 0 ही दिलवा देते हैं, क्योंकि जो सी है वो S2 और S3 के अंदर ही जीत रखा है और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हार रखा है, मतलब उसको वोट नहीं मिले। तो इन दोनों के अंदर S2 और एस इसके अंदर भी क्या देते हैं, इसको 0 0 वोट दे देते हैं। और अगर सी के अंदर S2 और S3 में अगर जीत रखा है, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम वोट भी दूँ तो दोनों के अंदर कितने दे सकता हूँ, दोनों के अंदर मैं 8 8 वोट दे सकता हूँ। भाई अगर दोनों के अंदर 8 8 वोट अगर इसको मिल जाए तो बैलेंस भी हो गया, और मतलब ये भी पता चल गया कि हाँ अब इन ये जो A और B को है S2 और S3 के अंदर कब वोट भी दूंगा तब भी मतलब पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। मतलब अब इसमें देखो, अब बी को 0 वोट नहीं मिल सकते, बी को 1 वोट तो मिलेगा, तो यहाँ पर 19 और एक ही हो गए 20, ठीक है। अब आगे बात कर रहा है कि भाई इसमें क्या मिल सकता है। अब S2 S3 ये दे रखा है, भाई इनमें क्या मिल सकता है कि मान लो मैंने इसको दे दिया 6 वोट, अगर इसको 6 मिले और ये कितने हो गए 8, 6 से 14, तो इसको 6 मिलने चाहिए, ठीक है। इस वाले अब इनमें बोल रहा है कि जो बी को है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, तो बी को 7 की जगह मान लो अब यहाँ पे मिल गए, क्या मिल सकते हैं 5 और 8 कितने, 13 और ये हो गए 7, ठीक है। तो मैंने इसको अरेंज कर दिया कि हाँ इसको 5 मिल गए, इसको 7 मिल गए, तो 20 वाला भी अरेंज हो गया। अब ये हो गए 7 7 14, अब 14 मिल गए, तो अब इसको मेरे को करना है 35 में कि भाई 35 में इसको कैसे लेकर आऊँ। यहाँ पे बी विनर है, तो बी विनर है तो इसके अंदर मेरे को जो S4 S5 है इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो इसको अगर ये 14 दे रखा है तो 35 में से 14 गए तो 1 और 21 की कमी, इस 21 की कमी को इसके अंदर बनाना पड़ेगा। मान लो इसमें इसको मिल गए 11, इसमें इसको मिल गए 10, तो अगर इसमें 11 मिल गए इसमें 10 हो गए तो 21 की कमी हो गई भी पूरी, ये हो गया पूरा अपने पास 35 हो गया। अगर इसमें इसको 11 मिले तो 9 और 6 हो गए 25, ही हो गए 30। अब इसको बनाने हैं 30 बनाने, इसको 19 चाहिए, तो इसको 9 दे दिए। अब यहाँ पे मैं इसको 10 दे नहीं सकता, अगर इसको यहाँ पे 10 दे दूंगा तो जो दोनों है फिर वो दोनों ही विनर हो गए, तो विनर तो एक ही होगा सर। इसका मतलब यहाँ तो हो जाएगा 12, यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 8, अब 8 12 हो गए 20, फिर 20 20 वाला भी, फिर 11 12 भी सॉल्व हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे देखा ही हो गया 9 6 25 30, ये हो गया 30, ये 39, और कितने हो गए ये 9 6 25 25 30 39 और 8 8 8 16 और ये 17 यानी 47, इसमें अभी भी 3 कम है, तो इसमें अभी 3 कम है, तो और ये कितना हो गया 9 और 6 15, ठीक है। तो इसमें 3 की कमी, तो उस 3 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अगर मान लो 6 की जगह यहाँ पे तो 5 लिख दे, और यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे 6 लिख दे, तब हो सकता है भाई 5 10 11 और 8, तब भी नहीं होगा ये। तो इसका अपन क्या कर सकते हैं फिर, अगर मैं इसमें देखूँ तो भाई मान लो अगर ऐसे दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि भाई इसमें अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें लोग को थोड़ी कैलकुलेशन, या तो इन ये जो अरेंजमेंट होगा ये S2 और S3 के अंदर ही है जो अरेंजमेंट हो सकता है। भाई क्या अरेंजमेंट करूँ, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे अरेंज कर देता है कि मान लीजिए इस 7 को उठा के अगर मान लो मैं यहाँ यहाँ पुट कर दूँ, भाई यहाँ 7 आ गया, और इस 5 को कहाँ रख सकते हैं, इस 5 को यहाँ पे लिख दिया, भाई 5 5 10 हो गया, और ये 12 और 8 20 हो गया, 6 6 12 और ये हो गया, ठीक है। मतलब अब ये सारा अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया मामला, कि भाई इधर भी 20 हो गए, इसमें 20 हो गए, इसमें 20 हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब जब मैंने ये इतना सॉल्व कर लिया, अब सवाल तो कुछ है ही नहीं इसमें, अब तो बस अपन को ये देखना है कि भाई क्या सवाल पूछा है और क्या अपन को जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स वर इन कॉन्स्टिट्यूंसी। भाई सबसे ज़्यादा ए को जो इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मिले, सबसे कम किस में मिले हैं, तो सबसे कम तो उसको S3 में मिला है, अपन यहाँ देख पा रहे, तो S3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फिर नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन S5, ए को S5 में कितने मिले, 8 मिले, तो 8 भी ठीक है भैया, अपना आंसर भी सही है। आगे देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच बी गॉट लोअर नंबर ऑफ वोट्स एज कम्पेयर टू ए और सी। ए और सी के कंपेयर में सबसे कम किस में मिला है इसको, भाई यहाँ पे देखा 19 0, तो 19 के
इतना है नहीं कंपेयर में। और इसमें देखा तो इन दोनों में कंपेयर हो सकता है, तो इन दोनों कंपेयर में 5 है, तो 5 ही इसमें क्या हो गया, S2। तो S2 ही क्या हो गया आंसर। फिर नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन S2, भाई वोट्स बी को S2 में कितने मिले, तो वो मिला है 5। तो 5 भी ठीक है, आगे इसका आंसर। अब पूछा एज्यूम दैट ए एंड सी हैड फॉर्म्ड ए अलायंस एंड एनी वोटर who voted either ए और सी have voted for their alliance, नंबर ऑफ वोट सीट्स अलायंस हैव वोट। मतलब जो ए को वोट दे रहा है या सी को वोट दे रहा है, जिसमें ए और सी दोनों जीत रहे हैं, तो वो तो दोनों ही पार्टी जीत रहे हैं, इसका मतलब ए और सी तो 3 पार्टी के अंदर ही जीत पा रहे हैं। तो ये तो मतलब आप वैसे भी सॉल्व करते तो आंसर आ ही जाता, मतलब ये हो गए। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आंसर आ सकता है इसका, मतलब ये अभी तक अपन ने इतने सवाल कर लिए हैं। ये तो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि बताने में भी टाइम लग रहा है अपन को इन सबको। अब जैसे मान लो, अब मान लो फर्स्ट राउंड के सवाल हो गए, अब मैं मान लो जो बचे हुए राउंड के सवाल है, अब उन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना चाहो तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए फ्रूट सेलर हैड a certain number of apples, bananas, oranges at the start of the day. The number of bananas was 10 more than number of apples. कि ठीक है भाई, यहाँ पे एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एप्पल, जो नंबर ऑफ बनानाज है वो एप्पल से 10 ज़्यादा है, कि मान लो एक्स है तो एक्स प्लस 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बनानाज एंड एप्पल्स आर मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। She was able to solve 70% of apples, 60% of bananas, and 50% of oranges during the day. If she was able to sell 50% of start of the day, the minimum number of oranges she had at the start of the day. ठीक है भाई, कि मान लो इन दोनों का जो सम है 2x+10 है, वो किसके आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे को या तो वैल्यू वगैरह पुट करनी पड़ेगी, कि मान लो कितनी, अगर मान लो 40 पुट करूँ तो ये हो गया 80, कि मान लो 40 80 हो गया 90। अब 90 10, 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा, तो और इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कि मान लो 50 पुट करी तो ये 50, मान लो एक्स की वैल्यू 50 रखें तो ये कितना हो गया 60 हो गया, और दोनों 11 के मल्टीपल भी आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कि ये तो है 50, ये है 60, और इसको मैंने मान लिया वाई। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब ये बोल रहा है कि वो 70% एप्पल बेच पाती तो बच गए कितने, 30%, तो इसका 30% कितना हो गया 15। 60% बेच पाती तो इसका 60 का 40% कितना हो गया 24। और इसका अगर 50% इसने बेच दिया तो बच गए कितने, हाफ बच गए। अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है 39 प्लस y/2। ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि शी वॉज एबल टू सेल 50% ऑफ द फ्रूट शी हैड स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट में इसके कितने थे भाई 110 थे, 110 प्लस वाई इतने थे, इसका इसने 55% बेच दिया, इसका मतलब 45/100, तो अभी भी इसके पास बचा हुआ है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, 9 बाई इसको 20 कर देते हैं, ये हो गया 39 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 99/2 प्लस 9/20 वाई। हम इन वैल्यू को y/2 माइनस 9y/20 इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 39। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 20, ये हो गया 10y माइनस 9y इज इक्वल्स टू 299 माइनस 39 78। यहाँ से कट गया 10 आ गया, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे अगर करोगे तो 21 इंटू क्या कर दोगे 10, तो y की वैल्यू आ गई 210। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम 210। मतलब ये सवाल है, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू वगैरह लेट करनी पड़ेगी तब ये सवाल हो सकता है। लेकिन ये फर्स्ट राउंड में होने वाला सवाल तो है नहीं, तो उसको अपन सेकंड राउंड का ही सवाल मान लेते कि भाई मैंने इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करा। अब कौन सा बच गया अपने पास सवाल, और सवाल देख लेते हैं शुरू में कुछ है क्या। ये मेरे को अभी भी लेंथी सवाल लग रहा है तो इसको मैं अभी भी स्किप ही करूँगा, इसको बाद में करूँगा इसको सॉल्व। अब इसको देख लेते हैं एक बार, यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल, इसको भी देख लेते हैं भाई होगा कैसे होगा। इसमें बोला द टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन आर रियल पॉजिटिव नंबर, अच्छा ठीक है। फिफ्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज क्यू एंड क्यू एट टर्म इज, अब मान लो मैं इसके अंदर वैल्यू लेट कर लेता हूँ, पी की वैल्यू 6 है और क्यू की वैल्यू 7 है। अगर मान लो पी एट टर्म निकालूंगा तो कितनी होगी 5, और ये कितना आ गया क्यू के इक्वल है, और ये कितना हो गया 6, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। और इसमें फर्स्ट टर्म का लॉग निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1/r की वैल्यू 7/6, आर की वैल्यू आ गई 6/7। अब इस आर की वैल्यू को इसमें पहले में पुट करेंगे तब अपने पास ए की वैल्यू आएगी, तो ए 6/7 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 7। तो ए की वैल्यू आ गई 7 की पावर 6 और 6 की पावर 5, दोनों तरफ लॉग लोगे
तो ये हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई, मतलब लॉग ए की वैल्यू है। अब अपन को इसमें वैल्यू वगैरह पुट करके देखनी पड़ेगी भाई किस किस में। तो अगर जैसे मान लो अभी तो इसके अंदर आंसर दे रखा है, तो मैं तो क्या करता हूँ भाई, जैसे ये ऑप्शन है इसी के अंदर ही वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू अगर पुट करूँ तो इसके अंदर अगर सेटिस्फाई कर जाए तो फिर ठीक है, नहीं करे तो फिर देखते हैं आगे। ये बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 - 2 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -6 लॉग 7 -1 - p करना है, यानी -5 लॉग कितना p6 अपॉन में p - q -1। अब इन दोनों में अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो 6 log 7 -5 log 6। अब इसको सॉल्व कर लो, लॉग 7 की पावर 6 माइनस लॉग 6 की पावर 5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग 7 की पावर 6 और 6 की पावर 5। तो इसके इक्वल आ गया, मतलब कर गया सेटिस्फाई ये। बाकी अगर आप इसमें और भी ऑप्शन में देखना चाहो तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते उनके अंदर, तो क्योंकि वैल्यू वगैरह आप पुट करके देखना चाहो तो देख भी लेना। बाकी ठीक है, मतलब इसमें कर जाएगा, इस वैल्यू अगर पुट करोगे तो इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर जाएगा आंसर, और आंसर भी आ जाएगा। अब चलो भाई इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं हम, तो बच गया है ये। अब मान लो इसमें बोल रहे हैं सागरिका जो है डिवाइड करती है अपनी सेविंग्स के 10,000 रुपये जो है दो स्कीम्स के अंदर, ए और बी स्कीम के अंदर। तो ठीक है, मान लो मैं ऐसे मान लो कि पहले के अंदर ए रुपये इन्वेस्ट करे, दूसरे में बी इन्वेस्ट करे, तो कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए इन्वेस्ट करे। अभी बोल रहा है कि पहले को कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 10% के लिए, तो 10% के लिए अगर हाफ ईयरली के लिए कर रहा है, मतलब एक साल का कितना हो गया 5%। तो 5% को मैं लिख सकता हूँ 1/20। अब इस 20 के स्क्वायर को ये 1 1 1, तो यहाँ पे विंडो हो गई कितने की, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 1, यानी यहाँ पे इसका 1/20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 20, और यहाँ पे आ गया 1, यानी 40 और 1। मतलब जो 400 की वैल्यू है वो है ए के इक्वल। यहाँ पे कितना अपन ने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेगा, और जो 441 की वैल्यू है वो ए 400 अपॉन में 441 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा भाई, टोटल अमाउंट जो अपन ने निकाला वो आ जाएगा 112/100 और बी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कि 112 बी अपॉन में 100 माइनस 400 ए अपॉन में 441, वो किसके इक्वल आ रहा है, 2310 के इक्वल आ रहा है। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें मैं करता हूँ 112 से बाय 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वो सेम वेरिएबल बन जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने करा तो 112/100 प्लस 112, ये कितना हो गया अपने पास, बी अपॉन में 100। इधर अगर आप सॉल्व करोगे तो 112,000 ये अपने पास आ गया। जब इसको सॉल्व करा तो इतना। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आपस में माइनस कर दो, जो माइनस करेंगे तो सेकंड थर्ड माइनस सेकंड कर दो, दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस माइनस, इससे तो ये कट गया। अब -400 ए अपॉन में 441 माइनस में 112 ए अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1120। इस कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 8890, वो भी माइनस में। इतना ही है माइनस में ठीक। ये 10 में से 9 गए, 12 में 12 में से 15, हाँ ठीक है। अब इसको यहाँ पे इतने वाले पार्ट को सॉल्व करना, इसमें आ गया अपन एलसीएम कितना ले लेते हैं, इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं 441, 441 एलसीएम ले लेगा कितना, 441 की वैल्यू, 400 की वैल्यू इतनी है, 441 की वैल्यू, ठीक है। तो 441/100 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 441/100 करा 100, ये हो गया माइनस, इसको करना कितना आ जाएगा अपने पास, 441 इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ए है इधर बी है, इधर माइनस निगेटिव 90। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो तो इसके अंदर यहाँ पे 8890 इक्वल्स टू में आएगा, और यहाँ पे +4 में इतना कुछ हो जाएगा सॉल्व। मतलब इसका जो आंसर आएगा, ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास 4000, और जो बी की वैल्यू आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना ही आंसर आ जाएगा, और बी की वैल्यू आ जाएगी 6000। तब इस ए की वैल्यू इतनी आ गई और बी की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब जो 400 की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, ए की इक्वल, और ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4000।
अब इसमें देखो यहाँ से करके एक की वैल्यू आ गई 10। अब ये पूछ रहा है कितना इंटरेस्ट बना था, तो 4 1 यानी 4 4, मतलब इंटरेस्ट बना था 410 का, तो 410 का आ गया मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे पूछे अगर बी की वैल्यू यानी इसका 12% निकाल देना, तो इसका 12% कितना हो गया, 127220, 720 इसका इंटरेस्ट हो गया। तो 720 ये 410 ये जीरो, तीन यानी एक एक तीन जीरो। इसका क्या हो गया, मतलब कैलकुलेटिव सवाल है, बस इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी सॉल्व तो हो जाएगी ठीक है। बाकी तो मतलब ये मामला है कि अगर आप मतलब अगर इस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन अगर छांट छांट के अगर पढ़ना चाहो, तो अगर अपन देखें भाई कि कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कितना हो गया, 18 19 20 21 22 23 24, मतलब आप इस पेपर में आराम से कर पाओ 24 क्वेश्चन। 24 को 4 से कर लो 4 68, मतलब 96 क्वेश्चन आप इसमें क्या कर सॉल्व कर पाओ। मतलब अगर 96 क्वेश्चन अगर आप इस पेपर में सॉल्व कर दो, हाँ 96, मतलब 96 सवाल आप कर दिए, तो मतलब ठीक है। आप मतलब एक तरीके से तो जहाँ पे 35 नंबर जा रही वहाँ पे अगर आप 96 लेकर आ रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी अब इसके अंदर जो सवाल एक दो बच गए हैं, उनकी मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर शॉर्ट ट्रिक जो है उनकी वो आपको बता दूंगा, ताकि आपका मतलब भाई इसको सॉल्व करने का तो मेजर जो मोटिव था वो ये था कि मतलब पेपर के अंदर अगर मान लो इस पेपर को मेरे को सॉल्व करना है, तब मैं इसको कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। या मान लो पेपर के अंदर अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ मैं इसको, तो मतलब क्या अप्रोच रहेगी मेरी सॉल्व करने की। बाकी अगर आपको इसके मतलब और भी ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। बाकी ठीक है, धन्यवाद। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सबको। बाकी जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है उन सबको रिवाइज करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह ये सब देते रहिए जितना हो सके अभी तो।